चलो यार बच्चों ध्यान देना, आ जाओ। सो लास्ट लेक्चर में हमने देखो ये जर्नल एंट्रीज, लेजर पोस्टिंग, बैलेंसिंग एंड प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस ये देखा था। इसमें कोई एंट्री में किसी बच्चे को डाउट है तो एक बार पूछ लो बेटा, ऑनलाइन ऑफलाइन जो बच्चा देख रहा है। लास्ट लेक्चर में आपने ये इलिस्ट्रेशन नंबर 15 अपने मॉड्यूल का पेज नंबर 15 है ना, 15 और 52, पेज नंबर कौन सा है बेटा 52। इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पहले एक बार पूछो, कोई एंट्री में सर ऐसा क्यों, काय को, कैसे। मेरे ख्याल से कल कुछ एंट्रीज के डाउट हमने सॉल्व किए थे आप लोगों के, है ना। किसी बच्चे को कोई एंट्री में डाउट है, पक्की बात। पोस्टिंग बैलेंसिंग मैकेनिकल वर्क है ना, डेबिट का क्रेडिट और क्रेडिट का डेबिट में लिखना है। कहीं पे भी किसी बच्चे को कोई डाउट है तो एक बार पहले पूछो। एनीबडी ये ट्राई किया सभी ने, सभी का ट्रायल बैलेंस आया? हाँ बेटा, सभी का मैच हुआ ट्रायल बैलेंस का टोटल। देखो तो जरा, ये जैसे एंट्री आपका कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल टू लोन फ्रॉम वाइफ, क्या बना होगा आपका, एक कैश अकाउंट, एक कैपिटल अकाउंट और एक लोन फ्रॉम वाइफ अकाउंट, बरोबर है क्या। कैश के डेबिट में जाओ, कैश के डेबिट में जाओ और क्रेडिट के आइटम लिख दो। क्रेडिट में क्या है, दो दो है, टू कैपिटल और टू लोन। कितना अमाउंट है, 750 और 250, आधा पोस्टिंग हो गया, बरोबर है, आधा पोस्टिंग हो गया। नहीं बेटा स्क्रीन ब्लर नहीं है, मैं ब्लर दिख रहा हूं, स्क्रीन क्लियर ही रहेगी। दिख रहा है बेटा सभी को, मैं ब्लर हूं, मैं, स्क्रीन क्लियर है ना। हेलो, आ जाओ। उसके बाद कैपिटल के क्रेडिट में जाओ, बरोबर है क्या, कैपिटल के क्रेडिट में जाओ। स्क्रीन भी ब्लर दिख रहा है, नहीं रे यार ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी चेक करो, ठीक है। कैपिटल के क्रेडिट में जाओ और क्या लिखो, डेबिट का आइटम कितना है बेटा, बाय कैश, और क्या है कैपिटल कितना है बेटा 750। और उसके बाद लोन के क्रेडिट में जाओ, लिख दो डेबिट वाला आइटम बाय कैश 250। देखो चेक करो हो गई क्या पोस्टिंग। ऐसे ही कुछ करते, डेबिट का क्रेडिट में और क्रेडिट का डेबिट में लिखना है, यस और नो। ये सारी पोस्टिंग करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, बैलेंसिंग। कैसे करते हैं, डेबिट साइड की टोटल करो स्टेप नंबर 1, क्रेडिट साइड की टोटल करो स्टेप नंबर 2, दोनों में जो टोटल बड़ी है वो दोनों साइड लिख दो स्टेप नंबर 3, और जितना कम पड़ रहा है उस साइड में लिख दो। मुझे एक बात बताओ, डेबिट साइड की टोटल अगर ज्यादा आती है, डेबिट साइड की टोटल और क्रेडिट साइड की टोटल, बोलो कौन सी साइड की टोटल ज्यादा है, डेबिट, लिख दिया दोनों साइड में। क्रेडिट साइड में कितना कम पड़ रहा है 20, हो गया बैलेंसिंग, यही तो है। अच्छा इस बैलेंस का नाम क्या है, रुको, डेबिट साइड की टोटल ज्यादा थी ना, इसीलिए बैलेंस का नाम डेबिट बैलेंस। जो साइड की टोटल ज्यादा है बैलेंस को वो साइड का नाम दो। मान लो क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा होती तो बैलेंस का नाम क्या होता, क्रेडिट बैलेंस, यस और नो। ऐसे करते ना, -5 + 2, साइन अलग अलग है, डिफरेंस क्या आया 3, और आंसर को कौन सा साइन, बड़े नंबर का, बड़ा नंबर कौन सा है 5, 5 का साइन था माइनस, तो आंसर आया -3। सेम लॉजिक है यहाँ पे भी, जो साइड की टोटल ज्यादा है बैलेंस को वो साइड का नाम दे दो। ऐसे कुछ करेंगे ना। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोगों ने, ये वाला क्वेश्चन आपने ट्राई किया होगा। इसमें आपका कैश का बैलेंस आया क्या, इतना 946,400, ट्रायल बैलेंस का टोटल 1026,900 आ रहा है क्या सभी का, चेक करो 1026,900, यस बेटा अव्या बिल्कुल सही है, डन। सर बुक वालों ने डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड का बैलेंस करके 100 डेबिट किया है, मैंने दोनों रिकॉर्ड किए हैं, चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आवे। देखो एक बच्ची क्या बोल रही है, सर हमने डिस्काउंट अलाउड भी किया था, तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू जो भी कुछ होगा दूसरा अकाउंट, और डिस्काउंट मिला भी है तो डिस्काउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट। कुछ बच्चों ने डिस्काउंट अलाउड अकाउंट अलग बनाया होगा, कुछ बच्चों ने डिस्काउंट रिसीव्ड अलग बनाया होगा, चलेगा।
मॉड्यूल वालों ने डिस्काउंट अलाउड और रिसीव्ड एक ही बना लिया। डिस्काउंट अलाउ किया तो डेबिट में, रिसीव हुआ तो क्रेडिट में, उन्होंने नेट कर दिया, चलेगा। डिस्काउंट अलाउड खर्चा, डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम और गेन, दोनों अलग अलग भी बनाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका 100 रुपए का फर्क आएगा, आपकी टोटल आएगी 10,27,000। जिन्होंने मर्ज कर दिया उनका आया 10,26,900। किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट है तो कसम है बेटा आपको प्लीज एक बार आपने पहले पूछना है, ऑनलाइन या ऑफलाइन, कोई भी बच्चा बेटा। एनीबडी, किसी बच्चे को कोई डाउट इसमें? सर ये कैसे क्यों काय को हुआ है बेटा? डन डन, ओके आ जाओ, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आ जा मुन्ना। सो लिखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, डेप्रिसिएशन। सर ये सारी चीजें फाउंडेशन में देने के बावजूद भी इंस्टीट्यूट फिर से क्यों देती है? हाँ बेटा अभी दिया है तो करना पड़ेगा। डन, आ जाओ, ध्यान देना बेटा सभी ने। चलो मुन्ना ध्यान दे, लिखा बेटा सभी ने? डेप्रिसिएशन लिख दिया? चलो आ जाओ, मैं स्टार्ट कर रहा हूं डेप्रिसिएशन कॉन्सेप्ट। सारी चीजें लिखना जो भी मैं बता रहा हूं। लिखो, एक मोटा पेन रखते, लिखो बेटा सब लोग, डेप्रिसिएशन। ठीक है, लिखो बेटा, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, काफी सारे बच्चों ने बचपन में पढ़ा है। ऐसा समझो आपका न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, हाँ बेटा बीच बीच में स्क्रीन ब्लर हुआ तो उस समय जस्ट कीप ब्रीदिंग, सांस लेते रहो, लंबी सांस लो, घबराओ मत, वो ठीक होगी और उसे होना पड़ेगा। ठीक है, सो चिंता मत करना। एक बच्ची मैसेज करती है सर स्क्रीन ब्लर है बहुत, और अगली सेकंड ना ओके ना ओके, फिर वापस ब्लर है बहुत, ओके वो हो जाएगी ठीक, चिंता मत करना। ठीक है, वो कभी कभी क्या आपके मोबाइल में जो नेटवर्क है ना वो फ्लक्चुएट होता है, जो बच्चा ऑनलाइन लाइव स्ट्रीम देख रहा है तो उस कारण से होता है बेटा, बाकी और कोई अदर रीजन नहीं है। सो बिल्कुल घबराना मत, उसे माफ कर दो, है ना, माफ करने से इंसान आगे बढ़ता है। चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो डेप्रिसिएशन टॉपिक की अगर मैं बात करूं, बड़ा ही प्यारा टॉपिक है ना। ये कंपलसरी, क्या बोल रहा हूं देखो जरा सेंटेंस पे गौर करना, ये कंपलसरी एडजस्टमेंट है, आपके जीवन का न्यू टॉपिक है, ऐसा समझना है बेटा सभी ने। ये कंपलसरी एडजस्टमेंट है, चाहे प्रोप्राइटरी फर्म हो, चाहे ध्यान देना बेटा, चाहे प्रोप्राइटरी फर्म हो, चाहे पार्टनरशिप फर्म हो, चाहे कंपनी हो, चाहे बैंकिंग इलेक्ट्रिसिटी इंश्योरेंस कंपनी हो। सर आपने कंपनी बोलने के बाद ये बैंकिंग इलेक्ट्रिसिटी और इंश्योरेंस तीनों अलग क्यों बताया? क्योंकि ये तीनों के लिए सेपरेट एक्ट है, इन तीनों का फिनेंशियल प्रेजेंटेशन का फ्रेमवर्क और मेथड्स है वो अलग है, नॉर्मल कंपनीज का अलग है, इसीलिए मैं नाम ले लेता हूँ। चाहे प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, पुणे का दगड़ू सेठ हलवाई, मंदिर मस्जिद चर्च, एनपीओ, यूनिवर्सिटीज, काफ़ी सारे कॉलेजेस, नॉट ऑल कॉलेजेस आर एनपीओ, काफ़ी सारे कॉलेजेस जस्ट डूइंग देयर बिजनेस, है ना। सो चाहे प्रॉफिट मेकिंग हो, नॉन प्रॉफिट मेकिंग हो, सोल प्रोप्राइटरी, किराना दुकान, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, डेप्रिसिएशन कंपलसरी, इच्छा हो ना हो झक मार के चार्ज करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बगैर ना आपको करेक्ट इनकम पता चलेगा, ना आपको करेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पता चलेगा, ना आपको आपकी ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन पता चलेगी,
ना आपको आपका ट्रू रिजल्ट पता चलेगा, यानी प्रॉफिट और लॉस। क्यों ऐसा? क्योंकि मुझे एक बात बताओ, क्या डिप्रिसिएशन ये वन ऑफ द एक्सपेंस है, खर्चा है ना सर? बेसिकली डिप्रिसिएशन है क्या? डिप्रिसिएशन इज द रिडक्शन इन बुक वैल्यू। वेट 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 वेट, क्या बोला मैंने? रिडक्शन इन बुक वैल्यू, नॉट मार्केट वैल्यू, नॉट रियलाइजेबल वैल्यू, नॉट प्रेजेंट वैल्यू। मैंने क्या बोला? डिप्रिसिएशन इज द रिडक्शन इन बुक वैल्यू। किसका बुक वैल्यू? ऑफ डिप्रिसिएबल असेट। कौन सी एसेट डिप्रिसिएबल होती है बेटा? कौन सी एसेट डिप्रिसिएबल असेट होती है? सारी फिक्स असेट डिप्रिसिएबल नहीं होती है। लैंड कहाँ डिप्रिसिएबल है? लैंड ये डिप्रिसिएबल असेट नहीं है, लैंड पे डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता है। सो कौन सी एसेट डिप्रिसिएबल असेट है बेटा? वो ध्यान देना एक बार सब लोग। डिप्रिसिएशन इज द, मैं जब भी बोलूं और लिखूं तो आपने भी सुनना और लिखना है, इज द रिडक्शन इन बुक वैल्यू ऑफ डिप्रिसिएबल एसेट्स। मे बी, आपने भी ऐसे लिखना जैसे मैं लिख रहा हूं। मे बी, लेफ्ट साइड राइट में इतनी जगह छोड़ना। मे बी बिकॉज ऑफ इट्स यूज, wear and tear, passage of time, innovation and technology, etc. अब आपका सवाल, सर बुक वैल्यू मतलब क्या? बुक वैल्यू का मतलब होता है असेट की जो भी मेरी परचेस प्राइस होगी, कॉस्ट होगी, एक्विजिशन कॉस्ट होगी, उसमें से अगर मैंने डिप्रिसिएशन माइनस कर दिया तो मुझे क्या मिल जाता है? बुक वैल्यू। या बुक वैल्यू का ही एक और नाम है WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू। यस हाय बेटा, गुड मॉर्निंग। बुक वैल्यू का एक और नाम क्या है? WDV और रिटर्न डाउन वैल्यू। सब लोग प्लीज अच्छे से ध्यान देना। अब ये कौन सी एसेट का रिडक्शन इन बुक वैल्यू है? ऑफ डिप्रिसिएबल असेट। तो डिप्रिसिएबल असेट कौन सी असेट होती है? जो ये चारों कंडीशन फुलफिल करेगी। पहली, उस असेट का यूजफुल लाइफ मोर देन 1 ईयर होना चाहिए। दूसरा, उस असेट का यूजफुल लाइफ लिमिटेड होना चाहिए। तीसरा, वो असेट बिजनेस पर्पस के लिए यूज होना चाहिए। एंड फोर्थ, उसकी ओनरशिप हमारे पास होनी चाहिए। ओनरशिप अल्सो इंक्लूड डीम्ड ओनरशिप। ओनरशिप अल्सो इंक्लूड डीम्ड ओनरशिप। लैंड इसमें की दूसरी कंडीशन फुलफिल नहीं करती, इसीलिए लैंड डिप्रिसिएबल असेट नहीं है, इसीलिए लैंड पे डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता। करंट असेट पहली कंडीशन फुलफिल नहीं करती, इसीलिए करंट असेट डिप्रिसिएबल असेट नहीं है, इसीलिए करंट असेट यानी कैश, डेटर्स पे डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता। सो जो असेट ये चारों के चारों कंडीशन फुलफिल करेगी, उसी असेट पे डिप्रिसिएशन चार्ज होगा। बच्चे बचपन से पढ़ते आ रहे हैं लैंड एप्रिसिएबल है इसीलिए डिप्रिसिएट नहीं होती। आथू फालतू बात, ऐसी बात नहीं करना। लैंड एप्रिसिएबल है वो बात की बात है, वो डिप्रिसिएबल क्यों नहीं है उसके पीछे का लॉजिक क्या है? ये सेकेंड कंडीशन लैंड फुलफिल नहीं करता। लैंड का यूजफुल लाइफ लिमिटेड नहीं है। करोड़ों सालों से लैंड यही थी, पता नहीं कितने करोड़ों सालों तक ये लैंड यहाँ पे रहेगी, उसका लाइफ इनफाइनाइट है, हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, इसीलिए लैंड पे डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर सकते। यस और नो? चलो आगे। डिप्रिसिएशन का एक और मतलब है, डिप्रिसिएशन इज द प्रोसेस ऑफ एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ depreciable asset over its useful life, over its useful life। बराबर है क्या? depreciation is the process of allocation of cost of depreciable asset over its useful life। चलो ध्यान देना बेटा बच्चे से सभी ने। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। बता रहे बेटा डिप्रिसिएशन बेसिकली है क्या? डिप्रिसिएशन ये एक्सपेंस है। कैसा एक्सपेंस है? नॉन कैश एक्सपेंस है।
इसके लिए हमें किसी को कैश नहीं देना है, डिप्रिसिएशन के लिए हमें किसी को भी कैश नहीं देना है। ये एक्सपेंस है, इसीलिए क्या मैं बोल सकता हूँ इसका डेबिट बैलेंस है, यानी डिप्रिसिएशन बढ़ता है तो डेबिट, कम करना है तो क्रेडिट। सर कम क्यों करेंगे? अरे हो सकता है गलती से ज्यादा चार्ज कर दिया, क्या करेंगे फिर? कम ही करना पड़ेगा ना, तो उस समय क्रेडिट कर देंगे। चलो अच्छे ध्यान, डिप्रिसिएशन की ट्रीटमेंट पहले थी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 6 में, अब वो 6 खत्म हो गया। नाउ इसकी ट्रीटमेंट है AS 10 में। AS 10 का नाम है अकाउंटिंग फॉर पीपी। पीपी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्यार से हम लोग इनको फिक्स एसेट बोलते थे पहले, अब ये क्या हो गए? पीपी प्रॉपर्टी, लिख लो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। चलो आगे ध्यान देना। अब जो कि एक्सपेंस है, एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस है, बढ़ता है तो डेबिट, कम हुआ तो क्रेडिट। बट कैसा एक्सपेंस है? नॉन कैश। सो सिंस depreciation is a non-cash expense, since depreciation is a non-cash expense, ये क्या करता है? ये रिस्पेक्टिव डेप्रिसिएबल असेट को कम करता है, बरोबर है क्या? एंड दूसरा इफेक्ट कहा जाएगा प्रॉफिट को भी ये कम करता है। दो इफेक्ट है ने, कहीं कैश कम हुई क्या इसमें? वो डिप्रिसिएबल एसेट को कम करेगा और प्रॉफिट को कम करेगा। सो कहना इससे बच्चों प्लीज ध्यान देना, डिप्रिसिएशन की वजह से वो रिस्पेक्टिव डिप्रिसिएबल असेट कम होती है और प्रॉफिट कम होता है, बट कैश विल रिमेन्स सेम। सो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? पुनः ध्यान देना, ए बेटा देख तो, P&L अकाउंट, ये ग्रॉस प्रॉफिट था 100, आपको समझाने के लिए सैलरी दिया 20, डिप्रिसिएशन आपको समझाने के लिए था 10। बोलो तो बेटा मेरा प्रॉफिट कितना आया? मेरा प्रॉफिट आया है 70। मेरा प्रॉफिट कितना आया बेटा? 70। ये देखो दिख रहा है कि सभी को प्रॉफिट 70, बरोबर है? और प्लीज ध्यान देना, बट माय कैश बैलेंस कितना रहेगा बताओ तो? ग्रॉस प्रॉफिट हुआ रहेगा 100, सैलरी दे दिया उसमें से 20, डेप्रिसिएशन नो इम्पैक्ट, सो कैश बैलेंस कितना है? ओहो हो। सो देखो जरा, डेप्रिसिएशन ने आजा बेटा, पैसेज ऑफ टाइम कॉमा इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है? स्कृति ध्यान देना, यहां से आगे का लिखो बेटा अच्छे से, उसके लिए जगह छोड़ दो। सो ध्यान देना, डेप्रिसिएशन की इतनी औकात नहीं है कि वो कैश को कम कर सके, प्रॉफिट को जरूर कम कर देगा, बट कैश के ऊपर डेप्रिसिएशन का कोई असर नहीं होने वाला है। सो कहना इसे प्रॉफिट एज पर, एग्जाम में एमसीक्यू आएगा, एज पर P&L कितना था बेटा? 70 प्लस नॉन कैश एक्सपेंस कितने थे यहां पे? इस केस में एक ही था ना, इज इक्वल टू कैश प्रॉफिट। सो अगर आपको P&L का प्रॉफिट दे दिया 70, बरोबर है क्या?
उसमें अगर मैं नॉन कैश एक्सपेंस ऐड कर दूं तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, कैश प्रॉफिट। ये देखना कैश प्रॉफिट 80 था ना, क्योंकि P&L का प्रॉफिट 70 कब आया, नॉन कैश एक्सपेंस माइनस करने के बाद हमने उनको रिवर्स कर दिया, ऐड कर दिया, तो मुझे क्या मिल गया, कैश प्रॉफिट। छोड़ो, गावरान भाषा में बताता हूँ। प्रॉफिट कितना हुआ था अपने, ये अपना ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ था, 100 प्रॉफिट था, कैश में था ऐसा समझेंगे। सब माल बेच के कैश आ गई थी, डेटर्स कुछ नहीं थे। सैलरी कितनी थी, 20 चले गई। बोलो बचा कितना, 80, बरोबर है। अब उसमें 80 का प्रॉफिट बचा, 10 का डिप्रिसिएशन चार्ज कर दिया, बोलो बचा कितना, 70। बट मुझे एक बात बताओ, आपके पास में प्रॉफिट था 80, उसमें 10 का डिप्रिसिएशन चार्ज कर दिया 70, प्रॉफिट था 80, समझ लो कैश भी थी 80, 10 का डिप्रिसिएशन चार्ज कर दिया, प्रॉफिट कम हुआ, कैश कम हुई क्या, कैश अभी भी वहीं पे है। या फिर सिंपल सा है फॉर्मूला याद रख लो, प्रॉफिट एज पर P&L में नॉन कैश एक्सपेंस एड बैक कर दिए तो हमें मिल जाएगा कैश प्रॉफिट। इसमें किसी बच्चे को डाउट है तो एक बार प्लीज पूछो, एनीबॉडी। मुन्ना, हेलो, ये समझा बेटा, पक्का, डन। लास्ट बेंच उधर में क्लियर है, एग्जाम में आने वाला है MCQ इस पे, पहले बता रहा हूं, नहीं समझाए तो अभी पूछो वापस। सिंपल है, पक्का। फिर से एक बार बताता हूं, ध्यान देना मुन्ना, प्लीज ध्यान दे दो। देखो बेटा प्लीज ध्यान दे देना, एक सिंपल सा लॉजिक है। डिप्रिसिएशन ने प्रॉफिट को माइनस कर दिया था ना, अब मुझे कैश प्रॉफिट चाहिए, CASH कैश प्रॉफिट और कैश बैलेंस। तो जो नॉन कैश एक्सपेंस जो आपने माइनस कर दिए उससे कैश कम हुई क्या, नहीं, तो उनको ऐड कर दो, इसलिए मैंने रिवर्स कर दिया। सो P&L वाले प्रॉफिट में, P&L वाले प्रॉफिट में अगर मैं नॉन कैश एक्सपेंस ऐड बैक कर दूं तो मुझे मिल जाएगा कैश बैलेंस और कैश प्रॉफिट, बरोबर है क्या। स्क्रूति 1 मिनट से ज्यादा हो गया बेटा, चले हम लोग आगे, चलो आगे बढ़ते। सारे बच्चे साथ में है ना, हेलो, ओके, आ जाओ, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ध्यान देना, ये लिखा ना सभी ने, नहीं लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा, नीचे का नहीं लिखा, ये लिखो। अच्छा, आप लोगों का न्यू सिलेबस आ गया, बट अभी तक उसके मॉड्यूल इंस्टीट्यूट ने नहीं दिए। मैंने टॉपिक के नाम देख लिए हैं, मतलब जो जो है हेडिंग है अकाउंट्स के अंदर में कोई खासा चेंज नहीं है। तो सर हम लोग कैसे न्यूज़ के हिसाब से पढ़ लेंगे, आप लोगों के लिए न्यू ओल्ड अकाउंट में सच कोई ज़्यादा फर्क नहीं है बेटा, है ना। उल्टा सिर्फ 1-2 टॉपिक माइनस किए उन्होंने, एडिशन कुछ खासा हुआ नहीं है। और जो एडिशन हुआ अगर किसी न्यू सिलेबस वाले बच्चे का है तो बस मुझे 2 टॉपिक पुराने वालों ने पुराने के अंदर माइनस कर दिए, रॉयल्टी वगैरह, और उसकी जगह एक टॉपिक नया ऐड कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अपना जो अकाउंट्स है वो न्यू के हिसाब से है ना। सर अगर किसी का ओल्ड है तो कुछ नहीं, ओल्ड के लिए भी काम आ जाएगा, क्योंकि वही 1-2 टॉपिक में वापस पढ़ा दूंगा। एक अच्छी चीज़ कर दी इंस्टीट्यूट ने, अगर ईस्ट वेस्ट चेंज रहता ना तो मुझे 2 बैच रन करनी पड़ती, न्यू ओल्ड। आपका सबका न्यू रहेगा, आपका सबका न्यू रहेगा ना। आपका फाउंडेशन का रिजल्ट कहाँ है अभी तक, रिजल्ट किस किस बच्चे का बाकी है फाउंडेशन का, कंपलसरी न्यू। न्यू ही रहेगा, आपके हाथ में ऑप्शन नहीं रहेगा ओल्ड में रजिस्ट्रेशन करने का, इंस्टीट्यूट कंपलसरी न्यू में ही करवाएगी। और वैसे भी एक ही नहीं, जब कभी भी कोई न्यू सिलेबस आता तो न्यू में करना, ओल्ड में कभी नहीं करना रजिस्ट्रेशन, क्योंकि वो न्यू सिलेबस करंट मार्केट नीड्स के हिसाब से बनाया हुआ रहता है। समझ में आए क्या, आप समझ लो अभी 7 साल पहले के सिलेबस में रजिस्ट्रेशन करोगे तो कहीं ना कहीं आप आउटडेट हो जाओगे। ये तो ऐसी बात हो गई है कि अभी एंड्रॉयड का ज़माना चल रहा है और आप विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम वाला फ़ोन ले रहे हो, है ना। एंड्रॉयड से भी अच्छा जिस दिन कोई आ जाएगा अपडेट
तो आप वो लोगे या एंड्रॉइड लोगे? वही लेंगे ना जो अपडेट आएगा। तो न्यू सिलेबस के अंदर में करना बेटा। हाँ, और जो बच्चों का ओल्ड है चिंता मत करना, चिंता मत करना। जो बच्चों का ओल्ड है ना, अकाउंट्स में जो दोनों भी ग्रुप के अकाउंट्स है उसके अंदर में कोई चेंज नहीं है। उसके अंदर में आप लोगों को ओल्ड के अंदर के 2 टॉपिक निकाल के 2 टॉपिक नए आए हैं, मैं तो वो चारों पढ़ा दूंगा। यस और नो? ठीक है। हाँ हाँ, श्रिया मराठे, काळजी करू नको, मी सगळं काही घेणार बाळ। मैं आपको एक बार ओल्ड और न्यू में क्या फर्क है ना, ऐसा डिस्टिंग्विश बिटवीन बता दूंगा। थैंक यू इंस्टीट्यूट, बचा लिया मुझे इस बार, वरना अब क्या होता था, मॉर्निंग 7:45 से इवनिंग 9:45 तक लेक्चर थे ही। अब अगर और कुछ अलग रहता तो फिर इवनिंग 9:45 के बाद लेना पड़ता था। ठीक है, आ जाओ। लिखा बेटा सभी ने? अब अच्छे से ध्यान देना। अब मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है, जो कि डेप्रिसिएशन ये एक्सपेंस है, यस और नो? अब इसकी अकाउंटिंग करनी पड़ेगी ना, तो इसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे हम लोग, बताओ? अकाउंटिंग मेथड्स कौन कौन सी है? बोलो बोलो। हाँ, स्ट्रेट लाइन मेथड नहीं है, चार्ज टू एसेट्स एंड मेक अ प्रोविजन। आप जो स्ट्रेट लाइन मेथड WDV मेथड सोच रहे हो वो अकाउंटिंग की मेथड नहीं है, वो अमाउंट कैलकुलेट करने की मेथड है। मैंने अमाउंट कैलकुलेट करने की मेथड पूछा है कि अकाउंट्स की, अकाउंटिंग की, डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग कैसे करते हैं उसकी मेथड। 2 तरीके हैं, बरोबर है? नहीं बेटा अव्या चिंता मत करो, ये ग्रुप 1 की क्लास जैसे ही खत्म हो जाएगी ना, मैं तुरंत ग्रुप 2 की स्टार्ट कर दूंगा। और ग्रुप 2 भी अभी अभी स्टार्ट हुआ है, ग्रुप 2 के अंदर में भी बेसिक्स ही चल रहा है, बरोबर है? ग्रुप 2 में भी बेसिक्स ही चल रहा है। और मेरे जो लेक्चर्स है इसमें कुछ लेक्चर्स अभी खत्म हो जाएंगे, तो उसकी जगह हम लोग ग्रुप 2 कर देंगे फिर से स्टार्ट। ठीक है, आ जाओ। चलो वो बात का सवाल है, पहले ध्यान देना। चार्ज टू असेट मतलब क्या रे बेटा, प्लीज ध्यान देना। डेप्रिसिएशन हम लोग असेट पे चार्ज कर रहे हैं। अब जब कभी भी हम लोग असेट पे डेप्रिसिएशन चार्ज करते तो असेट का बैलेंस कम हो जाता है। ए बेटा ध्यान देना, ये देखो डेप्रिसिएशन खर्चा है, खर्चे का डेबिट बैलेंस, खर्चा चार्ज कर रहे हैं, खर्चा बढ़ रहा है, वहाँ पे डेप्रिसिएशन को डेबिट करो। और यहाँ पे डेप्रिसिएशन की वजह से क्या हो रहा है, एसेट की वैल्यू कम हो रही है। चार्ज टू असेट है ना, जब कभी भी हम लोग असेट पे चार्ज करते हैं कोई एक्सपेंस तो असेट वो कम होती है। बैंक वाले आपके बैंक अकाउंट में चार्जेस चार्ज करते हैं तो आपका बैंक बैलेंस नाम की असेट कम होती है। तो असेट का डेबिट बैलेंस, असेट कम होती है तो क्रेडिट करो। याद आया क्या? ये डेप्रिसिएशन हो गया। उसके बाद मेक अ प्रोविजन। सर दोनों में से कौन सी मेथड यूज करना है? वो जो क्वेश्चन में बोली रहेगी। सर क्वेश्चन में बोला ही नहीं है तो कोई भी कर लो, ये सर नो। क्वेश्चन में बोला नहीं है तो कोई भी कर लो। सर दोनों मेथड की वजह से कोई इम्पैक्ट नो, अल्टीमेट सेम है। सर फिर दो अलग अलग क्यों है? इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ प्रेजेंटेशन। सिर्फ प्रेजेंटेशन का तरीका अलग है, मैं प्रूव करके बताता हूँ दोनों सेम कैसे। ध्यान देना, मेक अ प्रोविजन के अंदर में क्या हो रहा है? मेक अ प्रोविजन ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के लिए प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं, बरोबर है। पहले वाले मेथड में असेट पे चार्ज कर दिया डायरेक्टली डेप्रिसिएशन, दूसरे वाले में असेट पे चार्ज नहीं किया, डेप्रिसिएशन के लिए प्रोविजन क्रिएट किया। सर ये प्रोविजन ना बहुत त्रास देती। प्रोविजन बेसिकली क्या है? फ्यूचर में अगर कोई एक्सपेंस या लॉस कुछ होने वाला है, फ्यूचर में कोई लाइबिलिटीज है, तो हम लोग अभी से उसके लिए क्या करते हैं? प्रोविजन क्रिएट करते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट बोलता है ना, हे अकाउंटेंट सुन, एंटिसिपेट फ्यूचर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस बट डू नॉट एंटिसिपेट फ्यूचर इनकम और गेन। बरोबर है क्या? फ्यूचर इनकम और गेन को एंटिसिपेट मत करो, लेकिन फ्यूचर में होने वाले एक्सपेंस और लॉसेस को भी से एंटिसिपेट कर दो। तो हम लोग काफ़ी बार खर्चों के लिए प्रोविजन क्रिएट कर लेते हैं। डेप्रिसिएशन भी वन ऑफ द खर्चा है। सो देखो मैं प्रोविजन क्रिएट कर रहा हूँ, प्रोविजन का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। प्रोविजन क्रिएट करना है मतलब उसको बढ़ाना है, सो बढ़ाना है तो उसे क्रेडिट करेंगे। और किसकी प्रोविजन है? डेप्रिसिएशन की।
मतलब डिप्रिसिएशन खर्चा बुक करना है और उसकी प्रोविजन क्रिएट करना है। इसमें डिप्रिसिएशन खर्चा बुक किया और असेट कम किया, इसमें डिप्रिसिएशन खर्चा बुक करेंगे और क्या करेंगे, प्रोविजन क्रिएट करेंगे। टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, देखो दोनों केस में डिप्रिसिएशन डेबिट डेबिट ही हो रहा है। एक केस में असेट को चार्ज किया इसलिए असेट क्रेडिट, एक केस में प्रोविजन बनाया इसलिए प्रोविजन क्रेडिट। ये मैंने लिख दिया डिप्रिसिएशन टू प्रोविजन। अब दोनों केस में मुझे चाहिए अमाउंट, बगैर अमाउंट के एंट्री पॉसिबल है क्या? अब बोलो अमाउंट कैसे निकालना है डिप्रिसिएशन का? अब शुरू हो जाओ, SLM, WDV, SYD, NUT, प्रोडक्शन यूनिट, मशीन आवर, डिप्लेशन, प्रोविजन फॉर रिपेयर, इंश्योरेंस पॉलिसी, बाप बाप बाप, बहुत सारी मेथड्स है। अब अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए बहुत सारी मेथड है, अकाउंटिंग के लिए यही दो मेथड, बट इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तो समझ लो। यहाँ पे एसेट पे चार्ज किया हमने, यहाँ पे कहाँ चार्ज किया बेटा? एसेट पे। अब ध्यान देना अच्छे से, ध्यान दे, एसेट पे चार्ज करना मतलब क्या? ये देख रहे बेटा, ये मुन्ना ध्यान दे, ये बैलेंस शीट है, ये लायबिलिटी साइड, ये एसेट साइड, ठीक है। ये एसेट में मैंने लिख दिया आपकी ये डेप्रिसिएबल एसेट थी, ये थी 100 रुपये की, डेप्रिसिएशन था 10 का। देखो एसेट पे चार्ज करना मतलब एसेट को कम करना, मैंने कम कर दिया क्या एसेट को, बरोबर है ना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे डेप्रिसिएशन एसेट पे नहीं चार्ज किया, यहाँ पे मैंने क्या बनाया उसके लिए, प्रोविजन। यहाँ पे एसेट कितने पे दिख रही है, ग्रॉस वैल्यू पे, यहाँ पे एसेट कितने पे दिख रही है, ग्रॉस वैल्यू, और लायबिलिटी साइड में उसकी क्या बना दिया, प्रोविजन का क्रेडिट बैलेंस है ना, क्रेडिट बैलेंस है तो कहाँ दिखेगा, लायबिलिटी में। यहाँ पे एसेट कौन से वैल्यू पे दिख रही है, नेट वैल्यू। नेट वैल्यू मतलब आफ्टर डिडक्टिंग द अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन। क्या फर्क है दोनों में? कुछ नहीं, असेट में 10 लिख के लायबिलिटी में, असेट में 100 लिख के लायबिलिटी में 10 लिखना क्या, या फिर असेट में से ये माइनस कर देना क्या? दोनों जगह अल्टीमेट इफेक्ट तो सेम ही है, कोई फर्क है क्या? असेट में 100 लिख के लायबिलिटी में 10 लिखना क्या, या असेट में 100 लिख के असेट में से 10 माइनस करना क्या? दोनों का इम्पैक्ट तो सेम ही है ना। ये है, अब अच्छे से ध्यान देना। अब तकलीफ क्या होती है मालूम है क्या? अब अगर ये असेट बेचना है, इफ यू वांट टू सेल दिस असेट, मान लो आप कितने में बेच रहे हो, ₹4.94। ये जो 100 रुपए का असेट आपने बाय किया था, आपने कितने में बेचा है, 94। बताओ फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? फायदा कितने का, कितने का, ₹4 का, पक्का बोल बेटा, 4 का फायदा हो गया ना। कैसे? नुकसान नहीं हुआ बेटा। 100 रुपए की एसेट थी, आपने उसे यूज कर करके कितना बना दिया, 90। एसेट को यूज करके आपने कितना एंजॉय कर लिया एसेट को, 10 का। कितना कंज्यूम कर लिया, 10 का। कितना घिस लिया उस एसेट को, 10 का। अब वो एसेट कितने की बची, 90, और वो 90 की बची हुई चीज आप 94 में बेच रहे हो, है ना। तो आपका फायदा हो गया ना। यहाँ पे कितने का फायदा हो गया, 4 का। कैसे निकाला मैंने, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ असेट। और मान लो इफ सेलिंग एक्सपेंसेस अगर इसमें होते ₹1, तो अब बताओ फायदा कितने का हुआ, 3 का। क्योंकि हम जो सोच रहे थे फायदा 4 का हो गया, बेचने वाले दलाल को कमीशन देना पड़ा 1 का, तो फायदा कितने का हुआ, 3 का। सो प्रॉफिट और लॉस कैसे निकालेंगे, सेलिंग प्राइस माइनस बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस इफ एनी। जरूरी नहीं कि हर बार सेलिंग एक्सपेंस रहेंगे, अगर है तो माइनस कर देंगे, नहीं है तो 0। अब ध्यान देना, सेलिंग प्राइस कितना था, 94। जिस दिन असेट बेचा उस दिन का बुक वैल्यू कितना था, हाँ, ये बुक वैल्यू कैसे निकाला बेटा मैंने, बुक वैल्यू मैंने निकाला कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन टिल डेट। सर टिल डेट मीन्स विच डेट, जिस दिन असेट बेचा। ये फॉर्मूला ऑलरेडी लिखवा के दिया आपको, देखो बुक वैल्यू कैसे निकलता है। इसी को प्यार से क्या बोलते हैं, WDV और BV।
ये WDV मतलब वो WDV मेथड वाला WDV नहीं है ना। इसी को क्या बोलते हैं, बुक वैल्यू और WDV, और रिटर्न डाउन वैल्यू बोल सकते हैं, यस और नो। सो जिस दिन बेचा उस दिन का बुक वैल्यू को कंपेयर करेंगे सेल प्राइस के साथ। जिस दिन बेचा उस दिन की बुक वैल्यू को कंपेयर करेंगे सेल प्राइस के साथ, या फिर पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। 94 बुक वैल्यू कैसे निकाला, जिस दिन बेचा उस दिन तक का डिप्रिसिएशन माइनस कर दिया। कॉस्ट थी 100, डिप्रिसिएशन था 10, तो बुक वैल्यू कितना है 90। सेलिंग एक्सपेंस 1। सो बताओ प्लस आया आंसर, तो प्रॉफिट आया क्या। सो यहाँ पे बहुत आसान है, असेट चार्ज, हमने डिप्रिसिएशन असेट पे चार्ज कर दिया। यहाँ पे आसान है अकाउंटिंग करना, देखो कितना आसान है। ये असेट मैंने बेच दिया, बताओ तो एंट्री क्या रहेगी। बैंक बैलेंस बढ़ गया, बैंक बैलेंस असेट है, असेट का डेबिट बैलेंस बढ़ता है तो डेबिट करो। कितना आया पैसा 94। कितना आया बेटा पैसा 94, सही लिखा ना मैंने। उसके बाद मुन्ना प्लीज ध्यान देना, सेलिंग कमीशन कितना दिया बेटा। एक काम करते हैं, इसके लिए अलग लिखेंगे, बच्चा जबरदस्ती अभी कंफ्यूज हो जाएगा। सेलिंग कमीशन का अलग से लिखेंगे एंट्री, ठीक है। बैंक बैलेंस कितना हो गया 94। तो अरे पेन कहाँ गया, एक काम करे क्या कि यहीं पे इफेक्ट दे देते इसका। एक काम करते हैं, देखो यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन में एडजस्टमेंट कर रहा हूँ। नेट प्रोसीड मैंने लिख दिया, हाथ में कितना आ रहा है आप भी लिखो ऐसा 93। कैसे, वो कमीशन ने डायरेक्ट 1 रुपया कट कर लिया अपना, कमीशन एजेंट ने डायरेक्ट अपना 1 रुपया कट करके मेरे हाथ में नेट प्रोसीड दिया 93, ऐसा समझो। क्योंकि आपके हाथ में पैसा नहीं आएगा, वो आपके हाथ में 94 नहीं आएगा, आपके हाथ में नेट कितना आ रहा है 93। आपके हाथ में नेट कितना आ रहा है 93, बरोबर है ना। इस 93 को क्या बोलते हैं टेक्निकली, NRV, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। आपके हाथ में नेट कितना आ रहा है, और NRV कैसे आती है, सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस। सेलिंग प्राइस कितना था 94, सेलिंग एक्सपेंस कितना था 1, आपके हाथ में नेट कितना आया 93। तो मैं एंट्री ही 93 की कर लूँ तो चलेगा क्या, फिर मुझे अलग से कमीशन वगैरह की एंट्री करने का काम ही नहीं है। क्योंकि जो दलाल था, जो कमीशन एजेंट था, उसने बोला कि भैया ये आपकी एसेट 94 में बिक रही है, मेरा 1 रुपया कमीशन का कट कर दिया, ये लो 93 आपके। तो हमारे लिए NRV, या फिर हम क्या सोचेंगे, वो एसेट ही हमारी कितने में गई 93 में, 90 की चीज़ कितने में गई 93 में। ये देखो तो चेक करो तो प्रॉफिट 3 का आया क्या, बरोबर। ये मैंने लिख दिया। इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बताओ। एक बच्चे ने बोला सर व्हाट इज सेल एक्सपेंस। सेल एक्सपेंस इज सेल एक्सपेंस, बेचने का खर्चा। असेट फ्री में थोड़ी बिकती है। आजकल तो आपको फ्लैट भी किराए से देना है तो कमीशन एजेंट साले कमीशन लेते हैं, ओनर से भी और टेनेंट से भी, दोनों से लेते हैं। मेरा एक कमीशन एजेंट के साथ झंझट हो गया है ना। मैंने उसको बोला कि नया नया लिया था एक कमर्शियल ऑफिस, उसको मैंने बोला रेंट से देना है, तो बोले सर ठीक है। टेनेंट लेके आया, 30,000 का रेंट था। मैंने बोला 30,000 पर मंथ का रेंट है, बोले सर वो 28 देने तैयार है। बोला नहीं 30। तो बोले सर ठीक है मैं 30 वाला कस्टमर ढूंढता हूँ। फिर आया 30 वाला कस्टमर लाया, बोले ठीक है सब मेरा 1 महीने का किराया मेरा रेंट। तो बोला हाँ ठीक है ना, जो भी है 2 महीने का ले लो, उसमें क्या है अपने को क्या। मैं क्या सोच रहा था वो टेनेंट से लेगा। फिर वो मुझे बोला कि सर आपसे चाहिए। मैं बोला निकल यहाँ से। मैंने प्रॉपर्टी खरीदा, मैंने पैसे दिए, मैंने स्टैम्प ड्यूटी भरी, मरमर मैंने करी, EMI मैं भर रहा हूँ, और मैं किस चीज़ का कमीशन दूँ तेरे को। तेरे को लेना है तो टेनेंट से ले, टेनेंट को ज़रूरत है, मुझे ज़रूरत नहीं है वहाँ पे टेनेंट आना चाहिए नहीं आना चाहिए, मैं कोई दूसरा देख लूँगा। तो फाइनली बोला ठीक है सर 15 दिन का तो दे दो। मतलब 1 भी दिन का नहीं, और एक काम कर तू तेरे टेनेंट को लेके चल जा, वो टेनेंट को डायरेक्ट कांटेक्ट कर लूँगा। बोला मैं, बोले सर ऐसे कैसे चले गए हो। मतलब फिर तूने गलत बात क्यों किया। आजकल होता क्या है, सेल्स जो अपने प्रॉपर्टी ब्रोकर होते हैं ना, दोनों साइड से कमीशन लेते हैं। एक्चुअल में लॉजिकली जो प्रॉपर्टी का ओनर है उससे कमीशन नहीं बनता है, क्योंकि सारे खर्चे प्रॉपर्टी मतलब ये तो ऐसी बात हो गई, सोचो कोई ब्रोकर ने साल में 12 प्रॉपर्टी किसी को दिलवा दी,
तो उसको एज गुड एज रेंट ही मिल रहा है ना, प्रॉपर्टी खरीदे बगैर रेंट मिल रहा है, यस और नो। तो काफ़ी बार ये कमीशन एजेंट क्या करते हैं, डायरेक्ट जो भी अमाउंट उनके हाथ में आया पार्टी से, उसमें से अपना कमीशन कट करके बचाओ पैसा अपने हाथ में देते, बराबर है। एक बच्ची ने बोला कि सर एक बार ये वापस बता देना, अच्छा मतलब कमीशन टाइप, हाँ बोल सकते हैं। एक बच्चा बोल रहा है एक बार दोबारा बता दो, ये ले बेटा एक बार दोबारा बता देता हूँ, ध्यान देना, ये ले वापस बता रहा हूँ, ध्यान दे। ये प्रॉफिट और लॉस ऑन द सेल प्राइस ऑन द असेट सेल सोल्ड, इसके ऊपर मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। निकालना कैसे, सेल प्राइस माइनस बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल माइनस सेलिंग एक्सपेंस। बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल कैसे निकलेगा बेटा, असेट की कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन टिल डेट, कॉस्ट थी 100, डेप्रिसिएशन टिल डेट 10, बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल आ गया 90, सेलिंग प्राइस 94, ये 90 और सेलिंग एक्सपेंस दिया है 1, नेट प्रोसीड आपके हाथ में आ गया बेटा कितना 93 आया, आपका प्रॉफिट लॉस कितना हुआ 3, नेट प्रोसीड हाथ में कितना आया, नेट प्रोसीड, नेट प्रोसीड का मतलब क्या होता है, आपके हाथ में नेट कितना आया 94, ये सेलिंग प्राइस था, माइनस सेलिंग एक्सपेंस कितना था बेटा 1, सो नेट प्रोसीड, और इसी को प्यार से बोलते हैं एनआरवी। एनआरवी का लॉन्ग फॉर्म लिख लो, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। आ जाओ मुद्दे की बात बता रहा हूँ बेटा, अभी ये लिख लिया ना सभी ने, एंट्री कर ले तो अब इसका बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड 93, नेट प्रोसीड जो मेरे हाथ में है उतना ही कर रहा हूँ। सर अगर हमने 94 से एंट्री किया तो चलेगा, फिर वो कमीशन का अलग से 1 रुपए का एंट्री करना पड़ेगा, डन। उसके बाद मुन्ना प्लीज ध्यान देना, असेट आपकी कितने की चली गई रे, लेकिन असेट तो 90 की थी ना बुक में, असेट कितने से कम हुई 90 से, बरोबर है। बाप रे, पुणे में 1 BHK फ्लैट का एक जने से कमीशन कितना लिया 40,000, बेटा आप फंस गए हो, मतलब ये आपके साथ फ्रॉड हुआ है। 1 BHK फ्लैट का 2 महीने का EMI हो जाता है खरीदा तो 40,000 में, बरोबर है। 94 वाला भी बता दीजिए, हाँ बेटा 94 ही तो दिया हुआ है, इसमें कुछ बताना नहीं है, गिवन क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस दी है। सो बैंक अकाउंट डेबिट 93, असेट कितने से कम हुई 90 से, बोलो 90 की चीज 93 में बेचा, कितने का फायदा हुआ, टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट, फायदा हो गया तो क्रेडिट कर दो ना, कितना आसान था, यहाँ पे एंट्री हो गई डायरेक्ट, एक एंट्री में काम खत्म। लेकिन यहाँ पे क्या है मालूम है, ये लिख लिया क्या सभी ने, लिखो। एक बच्चा बोल रहा है सर 94 वाली भी एंट्री बता दो, ओके 94 वाली भी एंट्री सुन ले, 94 वाली एंट्री ले, बैंक अकाउंट डेबिट 93, कमीशन अकाउंट डेबिट 1, टू असेट अकाउंट कितना हुआ रे बेटा यहाँ पे 90, और टू प्रॉफिट ऑन सेल कितना हुआ 4। अब ये कमीशन अल्टीमेटली कहाँ जाके मरेगा, P&L के क्रेडिट में, प्रॉफिट ऑन सेल कितना दिख रहा है 4, और ये कमीशन डेबिट में कितना दिख रहा है 1, अल्टीमेटली ऑटोमेटिकली प्रॉफिट कितना हो जाएगा 3। ये ले 94 वाली एंट्री बेटा, ठीक है। किसी बच्चे को और कोई डाउट है तो प्लीज एक बार वापस पूछो, ये एग्जाम में आने वाला है बेटा। क्लियर सर, ऐसे भी बता दो ना, आप जो बोल रहे थे कि 94 पूरे ले के बाद में आपने कमीशन अलग से दिया, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट 94 टू असेट अकाउंट डेबिट, असेट अकाउंट क्रेडिट कितना है बेटा 90, टू प्रॉफिट ऑन सेल 4, और उसके बाद ये सेलिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक कितना है 11,
अल्टीमेटली इसका भी इफेक्ट देखो, प्रॉफिट 4, सेलिंग कमीशन 1, सो नेट इफेक्ट क्या आया, प्रॉफिट 3। कैसे भी चलेगा, ठीक है, क्लियर हुआ बेटा, पक्का है ना। अच्छा रूल अपना वही है ना बेटा, आप लोगों ने बेसिक देखा ना, सभी ने बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स पढ़ा है ना, सभी ने बेसिक्स के सारे लेक्चर अटेंड किए, वो मिस मत करना, वो ये आ गया हर जगह। एसेट, ड्राइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेज, ये टाइप के अकाउंट बढ़ते हैं डेबिट करो, कम हो रहे क्रेडिट करो। लाइबिलिटी, कैपिटल, क्रेडिटर, इनकम गेन, ये टाइप के अकाउंट बढ़ते हैं क्रेडिट करो, कम होते हैं डेबिट करो। बरोबर बेसिक बताया है स्टार्टिंग में, वो सभी ने अटेंड किया है। अगर नहीं अटेंड किया होगा तो एक बार लेक्चर होने के बाद क्या करना, मुझे एक बार सिर्फ इतना बोल देना, ऐसा मैसेज कर देना, हाय सर बेसिक, तो मैं आपको बेसिक के लेक्चर की लिंक दे दूंगा, ठीक है। लेक्चर होने सर किस पे मैसेज कर देना, इस नंबर पे। वैसे मैंने बताया हुआ है, ये जिस समय मैं ले रहा हूँ ये उस समय के ऑनलाइन लाइव और फेस टू फेस वाले बच्चों के लिए। जो बच्चे ने रिकॉर्डेड लिया होगा उसको ऑलरेडी बेसिक के लेक्चर मिले हुए हैं, जो मैंने आपको पढ़ाए थे। ये तो बच्चे सोच रहे होंगे सर अब ये कौन से दिए, जो आपको मैंने पढ़ाए थे वो ही, ठीक है। डन, आ जाओ अब अच्छे से ध्यान देना। चल मुन्ना प्लीज ध्यान दे दे, अब सब लोग आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। ले बेटा अब बात चल रही है इसकी प्रोविजन वाले मेथड की। अभी हमने क्या देखा था, ए मुन्ना प्लीज ध्यान देना, ये देख तो ये लिख लिया था ना सभी ने, चलो देखो तो अभी ध्यान दे दो। यहाँ पे असेट नेट वैल्यू पे थी, यहाँ पे अगर असेट बेच देते तो एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। मान लो बेचा 100 में, मान लो 100 नहीं 100 बेचा तो बच्चा और बोलेगा सर ये वाला 100 है क्या, 110 में बेचा, बोलो टू प्रॉफिट ऑन सेल कितना हो गया 20। यहाँ पे अगर असेट को बेचना है तो थोड़ी सी तकलीफ है, उसमें तो बहुत आसान है। यहाँ पे असेट को बेचना है थोड़ी तकलीफ है, मुन्ना प्लीज ध्यान देना, यहाँ पे असेट नेट वैल्यू पे दिख रही थी, बरोबर है। अब ध्यान दे दो, अब मेथड नंबर 2 में अगर असेट में सेल कर रहा हूँ, 2 मतलब कौन सी, जहाँ पे प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन बनाए। पहले एक बार अपने आप को रिलैक्स कर लो, कुछ डाउट है मन में तो प्लीज पूछ लो। अगर आपको लगता है सर वापस बताओ तो मैं पूरा वापस बताने के लिए तैयार हूँ। जब तक आप लोगों को वो चीज़ क्लियर नहीं होगी हम लोग आगे नहीं जा सकते। वो चीज़ क्लियर है अब तक जो बताई, किसी बच्चे को उसमें कोई डाउट है, लास्ट बेंच पक्का, आप साथ में हो ना बेटा, पीछे के पीछे गायब नहीं हो गए ना, ध्यान देना। अब देखो यहाँ पे असेट मैंने बेचा, असेट सोल्ड फॉर रुपीज, आपको समझाने के लिए 97। अब देखो क्या हो रहा है, अब ये असेट मैंने बेच दिया, कौन सी, ये जिसके ऊपर प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट बनाया हुआ था। अब जब कभी भी प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन ये वाली मेथड यूज कर रहे हैं, दो मेथड है ना, एक चार्ज टू असेट और दूसरी मेक अ प्रोविजन। सो जब मैं ये मेथड यूज करूंगा डिप्रिसिएशन के अकाउंटिंग के लिए, बरोबर है, आ जाओ ध्यान देना। गव सचदेव बोल रहा सर 110 वाली बता दो। पिछले में अभी मैंने 25 सेकंड पहले जो 94 का एंट्री लिया था ना, बस वो 94 की जगह मैंने 110 लिख दिया। ये 110 वाला तुझे नहीं पसंद आया, ये ले मत देख, ये देख ले, ये ले 94, ये समझ में आया, ये समझा बेटा, गर्भ सचदेव ये समझा, ये वेरी गुड, हाँ होशियार है बच्चा, ये समझ में आई, बोल रहा है एंट्री 110 वाली नहीं समझी थी, ये समझी ना, ओके। आज यहाँ भी 94 ही ले लेता हूँ, ठीक है, ओके, क्या फर्क पैदा है ना। चलो ध्यान देना। सो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ए मुन्ना अब ध्यान दो मुद्दे की बात, कौन सी मेथड यूज किया, डिप्रिसिएशन की, प्रोविजन वाली। अब यहाँ पे मुझे असेट बेचना है तो इतना आसान नहीं है,
यहाँ पे एसेट कौन से वैल्यू पे दिख रही है, ग्रॉस वैल्यू। जब कभी भी हम लोग डिप्रिसिएशन फॉर प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं, मतलब डिप्रिसिएशन की अकाउंटिंग की सेकंड वाली ये वाली मेथड यूज कर रहे हैं, ये वाली मेथड यूज कर रहे हैं, तो इस केस में जब भी असेट बेचना है तो उस असेट को असेट अकाउंट से निकाल करके असेट डिस्पोजल में ट्रांसफर करो। जनरली हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, असेट को असेट डिस्पोजल में। सर ऐसा क्यों करते हैं, काफी बार कंपनी में क्या होता है, 100 ऑफ असेट होती है, उसमें से कुछ 20-25 असेट बेचना है। तो अब मुझे जब लमसम में बहुत सारी असेट बेचना है, एक सिंगल असेट नहीं है, एक से ज्यादा असेट है, मुझे अब असेट सेल करना है, तो वहां पे मैं क्या करता हूँ ना, प्लीज ध्यान देना, वहां पे जो जो असेट बेचना है ना, मुझे सब उसकी अकाउंटिंग एक जगह चाहिए। एक सिंगल असेट है तो मैं डायरेक्टली असेट अकाउंट से ही बेच दूंगा, सिंगल असेट है तो डायरेक्टली असेट अकाउंट से ही बेच दूंगा। मुझे मेरे घर का एक फ्रिज बेचना है, तो उसके लिए मैं फ्रिज की दुकान डालूंगा या OLX से मेरे घर से ही बेच दूंगा, OLX से घर से बेच दूंगा। लेकिन मुझे हर साल 10,000 फ्रिज बेचने हैं, अब मैं घर पे ला के नहीं बेच सकता हूँ, मुझे अब दुकान डालनी होगी, सेपरेट एक जगह बनानी होगी वो सारे फ्रिज रखने के लिए। तो जब कभी भी कोई कंपनी एक से ज्यादा असेट या लमसम में असेट सेल करती है, उस टाइप पे कंपनी क्या करती है, बहुत सारी असेट है तो वैसी प्रोविजन वाली मेथड यूज करती है। और लमसम में असेट बेचना है तो वहां पे कंपनी क्या कर रही है, असेट के लिए सेपरेट एक असेट डिस्पोजल अकाउंट बना रही है, और वो असेट डिस्पोजल अकाउंट में जो जो असेट बेचना है, चलो असेट से निकालो और डिस्पोजल में डालो। मतलब ऐसा समझो, मैं मेरे घर से जो असेट मुझे बेचना है वो सारी असेट मैं मेरे घर से पहले दुकान में डाल रहा हूँ, दुकान में ट्रांसफर कर रहा हूँ। दुकानदार भी, कंपनी वाले भी क्या कर रहे हैं, जो जो असेट बेचना है उसको एक सेपरेट जगह पे लेके आ रहे हैं, और वो सेपरेट जगह का नाम क्या है, असेट डिस्पोजल अकाउंट। चलो अब असेट अकाउंट से असेट कम कर देंगे तो टू असेट, और कहाँ डाल देंगे, असेट डिस्पोजल में, तो बाय असेट डिस्पोजल। सो असेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। कितने की असेट बेचना है वो देखो, ये बुक वैल्यू जिसकी 100 दिख रही थी अभी, वो असेट क्या करना है, बेचना है, तो मैंने असेट से निकाल दिया, यानी असेट कम हो गई, इसलिए लिखो टू असेट लिखा, और कहाँ डाल दिया, असेट डिस्पोजल में। असेट डिस्पोजल का भी नेचर रियल अकाउंट ही है, वो भी असेट ही है। असेट डिस्पोजल में असेट डालेंगे तो असेट डिस्पोजल बढ़ेगा ना, तो बढ़ा तो देखो डेबिट किया, असेट डिस्पोजल बढ़ता है तो डेबिट, कम हुआ तो क्रेडिट। यस और नो। सो अब अच्छे से ध्यान देना बेटे सभी ने। सो अब क्या करना है मुन्ना, प्लीज ध्यान दे दो। अब असेट मैंने असेट डिस्पोजल में डाल दिया, तो जो असेट मैंने असेट डिस्पोजल में डाला, मुन्ना प्लीज ध्यान दे, जो असेट मैंने असेट डिस्पोजल में डाला उसके पीछू पीछू उसका डिप्रिसिएशन भी असेट डिस्पोजल में आ जाएगा। ये असेट कौन से वैल्यू पे गई, ग्रॉस वैल्यू पे। अब ग्रॉस वैल्यू पे असेट गई तो उसके पीछू पीछू क्या करना है, उसका डिप्रिसिएशन भी उसके पीछे पीछे ट्रांसफर करो। ये देखो इससे रिलेटेड डिप्रिसिएशन कितना था, 10। अब ये डिप्रिसिएशन कहां जाएगा, असेट डिस्पोजल के क्रेडिट में। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन का क्रेडिट बैलेंस उसे ट्रांसफर करना है तो डेबिट करो। देखो मैंने बाय प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन लिख दिया, और ये मैंने असेट डिस्पोजल में ट्रांसफर कर दिया। आसान भाषा में जो असेट आप बेचना चाहते हो उस असेट को असेट डिस्पोजल में ट्रांसफर करो, और उसके पीछे पीछे उसका डिप्रिसिएशन भी ट्रांसफर करो। असेट नेट थोड़ी है, वो तो ग्रॉस दिख रही है। जो असेट बेच रहे हैं उसका डिप्रिसिएशन भी आपको ट्रांसफर करना होगा, कर दिया ट्रांसफर। अब यहां से बेचो असेट, अब वो असेट अकाउंट से असेट भी निकल गई, और प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन उससे रिलेटेड आज तक जो अक्यूमुलेट हुआ था, जो इकट्ठा हुआ था लायबिलिटी में, वो भी हमने डाल दिया। सर 2 साल बाद असेट बेचते तो प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन में कितना इकट्ठा हो जाता, 20। यहाँ कितना ट्रांसफर होता, 20। यस और नो। सो कुछ नहीं रे, बहुत सिंपल है। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन में जो असेट बेच रहे हैं उसके पीछू पीछू उसका डिप्रिसिएशन भी असेट डिस्पोजल में जाएगा। चला गया क्या, डिप्रिसिएशन की वजह से असेट डिस्पोजल बढ़ेगा या कम होगा, कम होगा। ये देखो मैंने क्रेडिट में लिख दिया, बरोबर है क्या। सो असेट डाल दिया और उसके पीछे पीछे उसका डिप्रिसिएशन भी डाल दिया। अब बेचो ये असेट, कितने में बेची है ये असेट, 94 में बेचो। असेट डिस्पोजल कम हो गया क्या, ये देखो एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट 94 टू असेट डिस्पोजल अकाउंट, बोलो बेटा कितना, 90 टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट, कितना दिख रहा है बेटा, बोलो बोलो 4। क्लियर है क्या, ये देखो मैंने बेच दिया। सो असेट डिस्पोजल के क्रेडिट में बाय बैंक कितना, 90,
प्रॉफिट ऑन सेल, प्रॉफिट ऑन सेल के क्रेडिट में बाय बैंक कितना 4, और जहां भी बैंक अकाउंट बना होगा उसके डेबिट में टू असेट डिस्पोजल टू, ये देखो हो गया क्या, खत्म किस्सा, कुछ था इसमें। सो ये अकाउंट आपको बनाने के लिए बोलेंगे नहीं वो, ठीक है, ये एंट्री भी नहीं बोलेंगे, असेट डिस्पोजल अकाउंट बनाना है। सिंपल है। क्या किया बेटा मैंने, जो असेट मैंने बेचा उसके पीछे पीछे उसका डिप्रिसिएशन भी ट्रांसफर कर दो। ये बात आई समझ में, पक्की बात। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो एक बार पूछो। जब भी हम लोग असेट बेचते हैं तो हम लोग प्रोविजन वाले केस में क्या करेंगे, एक असेट डिस्पोजल अकाउंट बनाएंगे, और असेट डिस्पोजल में जो जो असेट बेचना है वो सब ट्रांसफर कर देंगे और असेट डिस्पोजल से बेचेंगे। फिर एंट्री करते समय बैंक टू असेट डिस्पोजल होगा, एंट्री करते समय क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू असेट डिस्पोजल। पिछले वाले केस में क्या होता था, बैंक टू असेट, यहां क्या होगा, बैंक टू असेट डिस्पोजल। डोंट वरी, इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, हाँ करने हैं हम लोगों को सॉल्व, इसी में है। डन, ये लिख लिया सभी ने, क्लियर, ओके, नो डाउट। इधर बेटा किसी बच्चे को कोई डाउट, पक्का। चल इतना कह के अभी के शब्द समाप्त कर रहा हूं, बाकी हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।